नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में। इससे पहले हमने चर्चा की राष्ट्रीय आय की गणना की, मूल्यवर्धित विधि और उत्पाद विधि की। आज हम चर्चा करेंगे आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना। आय विधि भी उत्पाद विधि की भांति ही राष्ट्रीय आय की गणना की एक सामान्य विधि है, जिसमें विभिन्न उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आयों का योग करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसे साधन आय विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग राष्ट्रीय उत्पादन के उपयोग में राष्ट्रीय उत्पाद को उत्पादित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उत्पादन के मूल साधनों द्वारा अर्जित समस्त आय की गणना करने के लिए किया जाता है। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र में 5 उत्पादन के कारक या साधन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहसी या उद्यमी। इनमें से संगठन को छोड़कर शेष 4 को प्रतिफल या भुगतान प्राप्त होता है, और जो कहलाता है क्रमशः भूमि को लगान या किराया, जिसको अंग्रेजी में रेंट कहा जाता है, पूंजी को ब्याज या इंटरेस्ट, श्रम को प्रतिफल या मजदूरी या वेतन कहा जा सकता है, और उद्यमी या साहसी को लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को मिश्रित आय भी प्राप्त होती है। एक और साधन या प्रतिफल भुगतान है। इस प्रकार से इस पद्धति के अनुसार किसी विशेष वर्ष में किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा अर्जित शुद्ध आय भुगतान को जोड़ा जाता है, अर्थात उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होने वाली शुद्ध लगान, शुद्ध मजदूरी, शुद्ध ब्याज और शुद्ध लाभ को जोड़ करके सभी आयों को एक साथ जोड़ लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि इस दौरान जो हस्तांतरण भुगतान के रूप में जो आय प्राप्त होती है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से आय के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो इन साधन भुगतानों या प्रतिफलों को हम एक एक करके अलग से समझते हैं कि लगान क्या है, ब्याज क्या है और लाभ क्या है, वेतन और मजदूरी क्या है, और राष्ट्रीय आय के संबंध में इनका क्या अर्थ लिया जाता है। जैसे देखा जाए लगान या किराया या रेंट, भूमि का उपयोग करने के बदले भूस्वामी को जो नकद या वस्तु के रूप में किराएदार द्वारा राशि दी जाती है, उसको लगान कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में किराया शब्द का प्रयोग केवल भूमि प्रयोग प्रतिफल के रूप में ही किया जाता है, और मशीनरी जैसे अन्य सामानों के लिए जो भुगतान प्राप्त होता है उसको लगान या किराए के रूप में नहीं किया जाता है। किराए के अलावा रॉयल्टी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। रॉयल्टी को जमीन से निकलने वाली परिसंपत्तियों, उदाहरण के लिए खनिज तेल हो सकता है, बहुमूल्य धातुएं और अधातुएं होती हैं, खनिज पदार्थ हो सकते हैं। तो इन पदार्थों का उत्खनन करने के लिए जो लीज प्राप्त होती है, या इसको कहें कि एक तरीके से जो पट्टा प्राप्त होता है खननकर्ता को, तो उसके बदले उसको उस भूस्वामी को एक निश्चित राशि अदा करनी पड़ती है, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। तो इस तरीके से भूस्वामी को जो पैसा दिया जाता है ताकि उस भूमि के अंदर छिपे हुए खनिज पदार्थों को आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, खनन कर सकें। इसी प्रकार से दूसरा हम बात करते हैं श्रम को प्राप्त होने वाला प्रतिफल, यानी कि रेम्यूनरेशन टू लेबर। इसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए कर्मचारियों अथवा मजदूरों द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनके बदले उनको जो पारिश्रमिक मिलता है, इस भुगतान को नकद या वस्तु या सेवा दोनों के रूप में हो सकता है। ये भुगतान जो होता है नकद रूप में भी दिया जा सकता है या वस्तु या सेवा के रूप में भी दिया जा सकता है। तो इस संपूर्ण भुगतान को उसके मजदूरी या वेतन के रूप में देखा जाता है। मजदूरों को जो भुगतान मिलता है उसको हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक, वेतन और मजदूरी, सैलरीज एंड वेजेज। इसमें जो उनको प्राप्त होता है वो दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक आधार पर हो सकता है या मासिक आधार पर हो सकता है। तो इसमें इनमें से किसी एक आधार पर कर्मचारियों को नकद के रूप में दिया जाने वाला पारिश्रमिक शामिल होता है। इसमें अनेक प्रकार के भत्ते, जैसे कि महंगाई भत्ता है, आवास भत्ता है या आवागमन भत्ता है, इस तरीके के बहुत सारे भत्ते उनको कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं अपने नियोक्ताओं के द्वारा। तो इसके अलावा कम ब्याज
दरों पर ऋण प्राप्त होते हैं। चिकित्सा और शैक्षिक खर्च जो होता है उनको प्राप्त होता है वापस से। तो इस तरीके के जो भत्ते और पैसे उनको नकद रूप में प्राप्त होते हैं वो मजदूरी के या वेतन का हिस्सा माना जाता है। एक दूसरा हिस्सा उनको प्राप्त होने वाले रेम्यूनरेशन का होता है सामाजिक सुरक्षा का अंशदान या योगदान, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयर। इसमें एम्प्लॉयर के द्वारा बीमा, पेंशन और भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के रूप में नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाला पारिश्रमिक योगदान शामिल होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी श्रमिक काम करता है उसको अपने वेतन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान की जाती है। उस सुरक्षा के लिए वो कंट्रीब्यूशन जमा करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है ब्याज या इंटरेस्ट। ब्याज जो होता है वो उधार ली गई राशि पर उपयोग करने के बदले उत्पादन इकाई द्वारा देय राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि उत्पादन इकाई निवेश करने के लिए उधार लेती हैं और उपभोक्ता उपभोग व्यय करने के लिए अपना ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है उसमें ब्याज शब्द का उपयोग केवल उत्पादन इकाइयों द्वारा जो उधार लिया जाता है उत्पादन कार्यों के लिए या मशीनरी का विस्तार करने के लिए, उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है उसी को ही राष्ट्रीय आय लेखांकन में ब्याज माना जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए गए ब्याज को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यदि उत्पादन इकाइयाँ अपना बचत का इसमें उपयोग करती हैं तो वह ब्याज उन्हें इम्प्यूटेड इंटरेस्ट या अध्यारोपित ब्याज के रूप में देय होता है। अर्थात यहाँ ब्याज से तात्पर्य केवल पूंजी के उत्पादक प्रयोग पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल से होता है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है यहाँ पे लाभ या प्रॉफिट। तो उद्यमियों को अपनी उद्यमशीलता, जोखिम उठाने, नवप्रवर्तन करने, अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमताओं के प्रयोग के बदले एक उत्पादन इकाई के मालिक को लाभ प्राप्त होता है। उद्यमी द्वारा अर्जित धनराशि को लाभ कहा जाता है। ये अवशेष आय होती है जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। उत्पादन इकाई द्वारा अर्जित लाभ को 3 हिस्से कर सकते हैं अपन। एक, वो आयकर का भुगतान करते हैं जिसे कॉरपोरेट लाभ कर भी कहा जाता है। दूसरा, वो शेयरधारकों के बीच में लाभांश का भुगतान करते हैं जिसे डिविडेंड कहा जाता है। तीसरा हिस्सा अवितरित लाभ का होता है जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो इस प्रकार से कॉरपोरेट लाभ कर, लाभांश और अवितरित लाभ कुल मिलाकर के योग लाभ कहलाता है। इन 4 कारक या साधन भुगतान या प्रतिफलों के अलावा एक मिश्रित आय के रूप में भी आय को देखा जाता है। मिश्रित आय में खेती के उद्यमों, एकल स्वामित्व उद्यम और अन्य व्यवसाय जैसे चिकित्सक, वकील आदि की सेवाओं से प्राप्त आय शामिल होती है। इन व्यवसायों के मालिक खुद ही क्या होते हैं? उद्यमी भी होते हैं। वही फाइनेंशियर या वित्त प्रदाता भी होते हैं। वही स्वयं ही श्रमिक का कार्य भी करते हैं और भूस्वामी की भूमिका भी अदा करते हैं। तो अलग अलग कार्यों के लिए उनको अलग अलग रूप में आय प्राप्त होती है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति होने की वजह से उनका अलग अलग विभाजन करना संभव नहीं होता है, इसलिए इसको मिश्रित आय कहा जाता है। तो मिश्रित आय उन व्यक्तियों के आय को भी बताती है जो कि एक से अधिक स्रोतों से या अलग अलग कार्यों से आय कमाते हैं, जैसे कि मजदूरी, स्वयं की संपत्ति पर भी किराया और स्वयं की पूंजी पर ब्याज। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्रोतों से अगर आय प्राप्त की जाए तो वो भी मिश्रित, और एक व्यक्ति अलग अलग भूमिकाएं अदा कर रहा है एक ही कार्य में तो उसको जो आय प्राप्त होगी वो भी मिश्रित आय कही जाएगी। तो इस प्रकार से उत्पादन के बहुत सारे साधन, जो उत्पादन के साधन उनको जो आय प्राप्त होती हैं वो भूमि को लगान के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में, श्रम को मजदूरी या वेतन के रूप में और उद्यमी को लाभ के रूप में। इसके अतिरिक्त जो शेष लोग हैं उनको मिश्रित आय भी प्राप्त हो सकती है या उनमें से किसी व्यक्ति को भी मिश्रित आय प्राप्त हो सकती है। तो इन सभी आयों का जो योग होगा वो हमें राष्ट्रीय आय प्रदान करेगा, अर्थात किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ और प्लस मिश्रित आय, इन सबको जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाएगी।